हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, नवोदय विद्यालय के अंदर आपके जो है लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई है और उस लैब अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए मैं आप लोगों के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री के ऊपर और आपकी जो रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश है, उन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर हम जो है बात कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ फिजिक्स के अंदर मापन और गतिकी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, अगर जो है दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, आप राजस्थान लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो केवल, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, क्योंकि आपके लैब असिस्टेंट का जो पेपर आएगा उसका लेवल थोड़ा सा अप रहता है। ये वीडियो केवल और केवल एनवीएस लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए और यूकेएसएससी यानी उत्तराखंड के लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। राजस्थान के लैब असिस्टेंट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी नहीं होगा। केवल आप अगर हाँ बेसिक जानकारी यूं ही जानना चाहते हैं साइंस की, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? प्रकाश वर्ष किसका एकक है? एकक का मतलब होता है यह किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में कहा जाता है लाइट ईयर, यानी कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लाइट ईयर जो है दोस्तों किसकी यूनिट है? लाइट ईयर जो है आपके दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का, यानी कि डिस्टेंस को मापने के लिए आप लाइट ईयर मात्रक का उपयोग करते हो, इस इकाई का उपयोग करते हो। अब दोस्तों ये जो है कोई आपके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी को मापने के लिए काम नहीं आता है, ये बहुत ज़्यादा लंबी दूरी को मापने के काम आता है, क्योंकि एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 4.96 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, एक बात तो ये याद रखेंगे। दूसरा, ये दूरी का मात्रक है और ये जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी दूरियों को मापने के लिए काम आता है। जैसे कि आपके दो तारों के बीच की दूरी मापनी हो, तारों और सूर्य के बीच की मापनी हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापनी हो, तब ये काम आता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है, मैं आपको लिखवा देता हूँ कि प्रकाश द्वारा, यानी कि आपके जो लाइट है उसके द्वारा, तो लाइट द्वारा एक वर्ष में कितने? एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक आपके प्रकाश के द्वारा एक वर्ष के अंदर तय की गई दूरी को जो है हम क्या कहते हैं? एक लाइट ईयर कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष के अंदर तय की गई दूरी। तो ये आपको प्रकाश वर्ष के बारे में डिटेल याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास में जो ऑप्शन है 4, प्रकाश वर्ष, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और सेकेंड, इन चारों में से कौन जो है समय की इकाई नहीं है? तो आपको पता है सेकेंड जो समय की इकाई है ही है। अब सेकेंड है तो नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड ऑटोमेटिकली ही समय की इकाई हो गई। तो बचा केवल आपका प्रकाश वर्ष। बिल्कुल, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरी साल है। नूरी साल का मतलब क्या है? नूरी साल कहें, चाहे आप लाइट ईयर कहें, चाहे आप प्रकाश वर्ष कहें, सभी एक ही बात है। तो नूरी साल का मतलब है एक वर्ष में नूर का तय किया गया फासला। नूर का मतलब ही क्या होता है? आपके प्रकाश। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसी को तो हम क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष। और नूरी साल का मतलब ही क्या है? प्रकाश वर्ष। समझ में आ गई बात? तो ऐसे आपको नए शब्द के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है? प्रकाश वर्ष के बारे में ही पूछ रहा है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर आपके, मैंने बता दिया मीटर में तो कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर।
लेकिन अगर आपसे किलोमीटर में पूछे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में बल का एकक क्या है। यानी MKS जो सिस्टम है, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बताई थी। तो MKS सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है। MKS सिस्टम के अंदर बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। क्योंकि MKS सिस्टम में आप जो है लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों को किस में देखते हो, तो लंबाई को मापा जाता है मीटर में। ठीक है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, और आपके समय को मापा जाता है सेकंड के अंदर। ठीक है, तो MKS पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड काम में लिया जाता है। इसीलिए इस पद्धति के अकॉर्डिंग बल का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन, और न्यूटन का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इन्वर्स। समझ में आ गई बात। तो 1 न्यूटन बराबर यही होता है। तो MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन। अगर न्यूटन ऑप्शन में देकर के आपको ये दे दिया जाता इस टाइप से किलोग्राम मीटर सेकेंड मीटर की स्क्वायर, तो आप क्या करते, किलोग्राम मीटर सेकेंड इन्वर्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रम जो अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है। ठीक है, अब ये मीटर आ गया, इसका मतलब ये किसको मापेगा, लंबाई को। तो एंगस्ट्रम किसको मापता है, लंबाई को मापने के काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 बार बराबर होता है, अरे ये आपके कोई दूसरे बार की बात नहीं कर रहा, ये 1 बार का मतलब है आपके प्रेशर की यूनिट है। ये किसकी है, प्रेशर की यूनिट। 1 बार को आप इंग्लिश में ऐसे लिखते हो 1 BAR। ठीक है, तो 1 बार जो है वो दोस्तों आपके 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। क्योंकि देखिए 1 पास्कल बराबर होता है दोस्तों 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 1 बार बराबर होता है आप लोगों के 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो 1 पास्कल बराबर अगर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इतना ही पास्कल। तो 1 बार बराबर कितना हो गया, 1 बार बराबर हो गया 10⁵ पास्कल। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है ल्यूमेन जो है वो किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है दोस्तों वो आपके मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का। किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का। तो ल्यूमेन किसका मात्रक हो गया, ज्योति फ्लक्स का। अब ल्यूमेन के बारे में दोस्तों बात करें अगर, तो ल्यूमेन का मतलब क्या है। ल्यूमेन का मतलब होता है किसी भी सोर्स के द्वारा 1 सेकेंड के अंदर जो उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा होती है उसको हम ज्योति फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन जरूर लिखें क्योंकि ये डेफिनेशन जो है हमारे काम आ सकती है। तो आप लिखिए किसी स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित 1 सेकेंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा को ज्योति फ्लक्स क्या कहते हैं, ज्योति फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, क्लियर है आपके। तो ल्यूमेन का मात्रक क्या हो गया, ज्योति फ्लक्स। और ज्योति फ्लक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी स्रोत के द्वारा, किसी भी सोर्स के द्वारा 1 सेकेंड में कितनी प्रकाशमितीय ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है आपका दोस्तों कैंडेला। क्या है? कैंडेला। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसे जो है हम क्या कह सकते हैं, इस कैंडेला को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? तो कैंडेला को कह सकते हैं हम ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ल्यूमेन पर स्टेरेडियन भी कह सकते हैं किसको? कैंडेला को। और ये जो है दोस्तों आप लोगों को पता है क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी मूल मात्रक होता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट है कैंडेला जो है वो किसका मात्रक है? तो अभी जस्ट बताया कि कैंडेला जो है किसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों? अरे भाई ज्योति तीव्रता का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ज्योति तीव्रता जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता जो होती है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताता हूँ। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि आपके जब दोस्तों पानी ऐसे लहरदार चलता है ना दो परतों के अंदर, सपोज करिए, तो धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी भी द्रव की दो क्रमागत जो ये आपकी है क्या, अरे ये दो क्रमागत क्या है दोस्तों? परतों। तो इन दो परतों के बीच में जो बल लगेगा, उस दोनों के बीच लगने वाले इस बल को हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं, यानी विस्कस फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो जो ये विस्कस बल है इसी को हम क्या कह रहे हैं? विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं। समझ में आ गई बात? और ये जो दोस्तों आपका श्यान बल है, ये हमेशा अगर द्रव इस दिशा में जा रहा है तो द्रव के विपरीत दिशा में, यानी इस तरफ जो है आपका श्यान बल लगेगा। अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से आपके मैकेनिक्स, यानी हम जब यांत्रिकी में पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण के बारे में, वैसे ही फ्लूइड डायनेमिक्स, यानी कि जब हम जल यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं या द्रव्य यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ लगने वाले घर्षण को हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है श्यानता की एसआई इकाई क्या है, यानी कि जो आपका विस्कस फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पवाइज। कौन सी? पवाइज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर पूछ ले कि श्यानता गुणांक का मात्रक, तो श्यानता गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों आपके किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। समझ में आ गई बात? क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारे सामने। कौन सा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे सामने प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक जो है वो होता है आपका H। क्या होता है ये H? इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले बता दूं, प्लांक नियतांक जो है इसकी विमा समान होती है कोणीय संवेग के। किसके दोस्तों? कोणीय संवेग के। समझ में आ गई बात? चलिए अब मैं जो है आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल समझा देता हूँ। तो पूरी डिटेल ये है दोस्तों इसकी कि आप लोगों के देखो E बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा H म्यू होता है। ठीक है भाई, E बराबर क्या होता है? H म्यू होता है या नहीं? और जो यहाँ पर E है ये होती है हमारे ऊर्जा। क्या होती है? ऊर्जा। और जो ये म्यू है इसे हम कहते हैं आवृत्ति। समझ में आ गई बात? तो E बराबर होता है H म्यू। जो ये H कांस्टेंट है इसे हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक। क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक कहते हैं। अब हमें अगर प्लांक नियतांक की विमा लिखनी है तो प्लांक नियतांक बराबर लिख सकते हैं E अपॉन म्यू। और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये होता है ml² T⁻²। ml² T⁻² होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को
ये जो है होता है ml² t माइनस का 2, ठीक है, अपॉन में म्यू का मतलब होता है आपके 1/t यानी t की पावर -1, ठीक। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ml² t माइनस का 1, ये आया h का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ऐसा का ऐसा इसमें से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? तो ऊर्जा का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि H बराबर E/μ है, तो ये नहीं हो सकता, आवृत्ति नहीं हो सकता, होगा तो कोणीय संवेग या फिर संवेग होगा। संवेग क्या होता है? m इंटू वी, और m इंटू वी करेंगे तो आ जाएगा आपका mL/t-1। तो संवेग का तो होता है ये, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए कोणीय संवेग ही हो जाएगा, क्योंकि कोणीय संवेग क्या होता है? I ओमेगा, ठीक। और I का क्या होता है? mL², ओमेगा का हो जाएगा t की पावर -1। तो ये आपका आ गया mL² t-1, ये हो गया कोणीय संवेग h की विमा के समान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो जो किलोवाट घंटा है वो किसकी इकाई होती है दोस्तों? अरे बताइए, किलोवाट घंटा यानी कि kWh किसकी इकाई है? तो kWh जो है वो दोस्तों इकाई होती है ऊर्जा की। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो है kWh यानी कि किलोवाट घंटा होता क्या है? तो इसका मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर 1 किलोवाट शक्ति द्वारा कितना? 1 सेकेंड, 1 किलोवाट शक्ति द्वारा, 1 किलोवाट शक्ति द्वारा यदि 1 आवर 1 घंटे तक कार्य किया जाता है, 1 घंटे तक कार्य किया जाता है, तो उसमें खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट आवर कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी मेरे हिसाब से कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? 1 किलोवाट शक्ति के द्वारा यदि 1 घंटे तक कार्य किया जाता है तो उसमें खर्च की गई जो ऊर्जा होगी उसे हम कहेंगे 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्या? कोणीय वेग की विमा क्या होती है? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कोणीय वेग की विमा जो है वो क्या होती है? कोणीय वेग, समझ में आई बात? अरे ये मैंने आपको पढ़ाया है कि आपके जो नोट्स दिए हैं दोस्तों मैंने, उसमें भी ये लिखा होगा कोणीय वेग जो है उसका मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा बराबर हो जाएगा v/r। ठीक है, v/ में r होता है ओमेगा बराबर, यानी कि कोणीय वेग बराबर होता है रेखीय वेग बट्टे त्रिज्या। अब यहाँ पर v है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की विमा क्या होती है? यानी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L/t-1 अपॉन में r यानी कि रेडियस, और रेडियस की विमा हो जाएगी L। यहाँ ये क्या है? L से हो जाएगा टाटा बाय बाय, बचा ओमेगा बराबर t की पावर -1। क्लियर है बात? तो ओमेगा बराबर क्या आया? t की पावर -1, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L0 t-1। तो बताओ m0 L0 t-1, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है या नहीं है? है बिल्कुल राइट आंसर। और आपको बता दूं कि कोणीय वेग और जो प्रवणता वेग होता है उन दोनों का ही जो डायमेंशनल फॉर्मूला है
वो क्या होता है, यही होता है m0 L0 t-1। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन कि त्वरण की इकाई क्या है, यानी एक्सेलरेशन जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, हम पूरा इसको डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो त्वरण की इकाई जो है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है आपके MKS पद्धति में, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली जो है उसमें त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर इसके CGS में बात की जाए तो CGS के अंदर इसकी यूनिट होती है आपके क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये बात एक तो याद रखेंगे। दूसरा, त्वरण होता क्या है, तो त्वरण का मतलब होता है प्रति सेकंड, यानी हर एक सेकंड के अंदर, तो प्रति सेकंड वेग में वृद्धि, प्रति सेकंड वेग में वृद्धि को। समझ में आ गई बात। तो त्वरण क्या होता है कि प्रत्येक सेकंड वेग के अंदर कितनी वृद्धि हो रही है उसे हम कहते हैं त्वरण। और आप त्वरण बराबर क्या लिख सकते हो, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टे क्या लिखोगे, बट्टे लिख दोगे आप समय अंतराल। समझ में आ गई बात, क्लियर है आपके। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। इसका मतलब हम लिख सकते हैं A बराबर वेग में परिवर्तन तो वापस वेग को ही देगा, यानी मैं लिखूंगा मीटर पर सेकेंड बट्टे समय अंतराल को लिखूंगा सेकेंड। तो यहाँ से आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A का क्या, मात्रक या इकाई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C राइट हो जाएगा। त्वरण की पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके 2018 में इससे क्वेश्चन क्या पूछ लिया था NVS वालों ने कि त्वरण के MKS और CGS पद्धति में जो इकाई है उनका अनुपात क्या होगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो बेटा भले पूछ रहा, हम तो करेंगे क्या, हमारी मर्जी से। 1 किलोमीटर बराबर होता कितना, 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो 100, तो 100 का गुणा करते ही ये बन गया सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है 10 मिलीमीटर, यानी कि इतने सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 10 का कर दूंगा गुणा। तो अल्टीमेटली लास्ट में मेरे पास आ गया कितने मिलीमीटर, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मिलीमीटर है, तो गिन लो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और आपका कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो गिन लो भाई, देख लो किधर है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के अंदर 10 लाख मिलीमीटर होता है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये आपका कन्वर्जन था। क्या क्या याद रखोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 फेमटो बराबर होता है, क्या पूछ रहा है, 1 फेमटो बराबर कितना होगा। तो 1 फेमटो बराबर होता है आप लोगों के दोस्तों 10 की पावर -15 मीटर। कितना होता है, 10 की पावर 15 मीटर माइनस के साथ। ठीक है, ये होता है 1 फेमटो मीटर। अब दोस्तों बता दूं कि जो है इसको स्वीकार कब किया गया है, तो 1 फेमटोमीटर को 10 की पावर -15 मीटर
जो स्वीकार किया गया था वो 1964 के अंदर स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और एक फेम्टो बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों, एक माइक्रोमीटर होता है। क्या पूछ रहा है? एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? बताओ भाई, बताओ रे, एक माइक्रोमीटर कितना होता है? तो एक माइक्रोमीटर का मतलब है 10 की पावर -6 मीटर। ठीक, पहले देख लो, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है आपके 10 की पावर -6 मीटर। ठीक, क्लियर है बात? और 10 की पावर -6 मीटर है, इसको अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका 100 से गुणा करूँगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। तो एक माइक्रोमीटर बराबर हो गया 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। और यही पूछा था एक माइक्रोमीटर कितने बराबर सेंटीमीटर होगा, तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? बताओ भाई, जल्दी बताओ मुझे, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन जो है दोस्तों वो बराबर होता है कितने के? अरे वो बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक, अब इसको जो है हम कन्वर्ट करेंगे कि सर ये एक माइक्रोन होता क्या है। अरे भाई अभी जस्ट पीछे बताया, एक माइक्रोमीटर बराबर कितना? 10 की पावर -6 मीटर होता है। ठीक है, इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो करेंगे 100 से गुणा, ये हो गया 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मुझे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं करूँगा 10 का गुणा, तो कर दो 10 का गुणा, ये हो गया मिलीमीटर में, ये बन जाएगा 10 की पावर -3 मिलीमीटर। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1/1000। क्यों? अरे भाई 10 की पावर -3 है, मतलब 1/10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। अब 1/1000 की वैल्यू क्या होती है? इसका मतलब यही तो हुआ 0.01 mm। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। ठीक, तो यही है एक माइक्रोन का मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों कि किसी तारे की दूरी को नापने के लिए आप जो है क्या प्रयोग करोगे? भाई कूलम का प्रयोग करोगे, या आप जो है नॉटिकल मील का प्रयोग करोगे, या प्रकाश वर्ष का प्रयोग करोगे, या एम्पियर्स का प्रयोग करोगे? तो सीधी सी बात बता दूं दोस्तों, कूलम जो है वो क्या होता है? अरे भाई आवेश को बताता है। एम्पियर जो है वो धारा को बताता है। नॉटिकल मील जो है वो क्या करता है दोस्तों? अरे नॉटिकल मील भी दूरी को बताता है, लेकिन ये तारों के बीच की दूरी नापनी है तो प्रकाश वर्ष यूज में लेंगे, यानी एक लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर जो है वो इक्वल होता है 9.46 10 की पावर -15 मीटर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 9.46 फेम्टो? हाँ लिख सकता हूँ। ये समझाने के लिए मैंने जो है आपको पीछे एक फेम्टो बराबर कितना होता है वो बताया था, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक लाइट ईयर बराबर कितने फेम्टो होता है, तो 9.46 फेम्टो होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो आगे की ओर, सॉरी फेम्टो यहाँ गलत। फेम्टो कैसे हो जाएगा यार? और ये -15 कैसे हो जाएगा? ये कहीं और ही आ गया, आगे आएगा ये तो अभी कॉन्सेप्ट। 10 की पावर +15 मीटर होता है, तो वहाँ कैसे फेम्टो आ जाएगा? फेम्टो तो होता है 10 की पावर -15 मीटर। अभी आगे आने वाला है ऐसा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गति के नियम है, यानी कि
आपको पूछ रहा है गति के नियम, यानी कि आपको बताने हैं जो लॉ ऑफ मोशन है वो किसने दिए हैं। तो गति के नियमों का प्रतिपादन लॉ ऑफ मोशन किसके द्वारा दिए गए हैं, न्यूटन महोदय के द्वारा दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 3 नियम इन्होंने दिए हैं। ये इन्होंने किसमें दिए हैं, तो इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, उसके अंदर जो है ये तीनों नियम दिए गए हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूटन के गति के नियम, या हम कह सकते हैं गति के नियम। ठीक, तो न्यूटन के गति के नियम कितने हैं, 3। किसमें दिए हैं इन्होंने, ये अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिए। किसने दिए, न्यूटन ने दिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि न्यूटन के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। अरे बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन के कितने नियम, न्यूटन के 3 नियम। किसमें दिए, प्रिंसिपिया में। उसमें से जो प्रथम नियम है ना न्यूटन महोदय का, वो प्रथम नियम जो है किस राशि की परिभाषा देता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम आपको बल की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है। क्यों देता है, तो पहले ये देखिए कि आपको पता होगा बल बराबर होता है आपके क्या, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है ना, यानी F बराबर ma। ठीक है, ये होता है, बिल्कुल ये तो होता ही है। और प्रथम नियम जो है वो बल को कैसे देता है, तो प्रथम नियम के अनुसार कोई भी वस्तु तब तक निश्चित स्थिति में या एक रूपी गति में ही रहेगी जब तक आप उसके ऊपर बाहरी बल जो है कार्य नहीं करता है। तो ये जो आपका बाहरी बल है, ये बल है, इसकी परिभाषा कहाँ से आई, यहीं से तो आई है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो बल की जो है परिभाषा को देता है, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर, थोड़ा और बड़ा करता हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी स्थिर यानी कि रुकी हुई स्टडी स्टेज के अंदर है या गतिशील यानी मूविंग वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न हो। और ये क्या है, ये है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है आप लोगों के दोस्तों कि कोई भी वस्तु गतिशील की स्थिति में या स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। द्वितीय नियम क्या है दोस्तों न्यूटन का, F बराबर ma, यानी जड़त्व का नियम हम जिसे कहते हैं। ठीक है, तृतीय नियम के अनुसार क्या है, प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती ही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई भी कालीन यानी ब्लैंकेट की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, ब्लैंकेट की। तो अगर आप जो है ब्लैंकेट से यानी कालीन से, एक सेकेंड भाई साहब क्वेश्चन क्यों हिल रहा है, देखो कालीन से यानी ब्लैंकेट से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं, या फिर देखो भाई ब्लैंकेट ले लो, आप जो चादर ले लो, किसी को भी अचानक से आपने क्या करा, धूल हटानी है तो झटका दे दिया। दरी के ऊपर कचरा था मान लो, उसने एकदम से आपने झटका दिया। या फिर आपने क्या करा, थोड़ी मोटी थी तो आपने छड़ी से उसकी पिटाई कर दी। क्या कर दी, पिटाई कर दी। तो इसका कारण क्या है भाई, अचानक से जैसे ही आप झटका देते हो तो धूल हटाते समय हम क्या करते हैं, झटका देते हैं या फिर छड़ से पीटते हैं। तो हम उसको अचानक से झटका या पीटते हैं, उसका कारण क्या है, हम क्यों करते हैं ऐसा। तो उसका कारण ये है कि दोस्तों आपके विराम के जो जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है। भाई विराम अवस्था में थी तो जड़त्व के कारण जो धूल है, जो मिट्टी है, वो क्या करेगी, अपना स्थान तो बनाए हुए थी, वो तो पड़ी रहेगी वहीं पर। लेकिन जैसे ही आप कालीन को हिलाओगे तो धूल तो क्या हो जाएगी दोस्तों, अरे भाई जैसे ही कालीन गति अवस्था में आएगी तो धूल हटेगी, वहां से क्या करेगा,
धूल हट जाएगी। क्यों? क्योंकि कालीन जो है वहाँ से हट चुकी है, तो धूल तो स्थिर अवस्था में, धूल वहीं रहना चाहेगी, और वहीं रहना चाहेगी तो जैसे ही दरी पीछे आएगी, कण जो है, देखो मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। ये मान लो कोई कालीन है, ठीक, इसके ऊपर यहाँ कोई ये 6 बिंदु पड़े थे। जैसे ही आपने कालीन हटाया, ये बिंदु यहीं रह गए, और कालीन मान लो इधर ले आए, तब भी बिंदुओं की पोजीशन तो किधर रहेगी? अरे बिंदुओं की पोजीशन तो इधर ही रह गई। समझ में आई बात? तो ये इसका मतलब क्या हुआ? कण जो है हमारे उस दरी से, कालीन से, ब्लैंकेट से, जो भी आप समझे, उससे दूर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से हमारी जो कालीन है वो क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि एक पिंड में, किसने कहा है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने कहा एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऐसा कि भाई साहब बताओ, ये किसने कहा है, ये किसने कहा है कि जो आपके कोई भी पिंड है वो विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहरी बल कार्य नहीं करे? तो ये कहा है न्यूटन महोदय ने। किसने कहा है? न्यूटन महोदय ने ये कहा है, और इसे जो है हम न्यूटन का स्थैतिक जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थैतिक जड़त्व। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक गतिशील वस्तु में आपने अचानक से क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया। अचानक से क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया। गतिशील बस ले लो, वस्तु ले लो कोई भी, अचानक से जैसे ही ब्रेक लगाए तो उसमें बैठी हुई सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह जो है किस नियम का पालन करता है? तो यह जो है दोस्तों आपके कौन से नियम का पालन करेगा? यह पालन करेगा न्यूटन के प्रथम नियम का। क्यों? न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु स्थिर बनी रहेगी या गतिशील बनी रहेगी एक ही दिशा में जब तक कि उसके ऊपर आप बाह्य बल नहीं लगाते हो। अब लेकिन क्या होता है, बस तो चल रही थी, तो हम तो हमारी स्टेज के अंदर आ गए, लेकिन जैसे ही बस को ब्रेक लगा तो बस तो रुक गई, लेकिन हम जो है चलते ही रहे, इसलिए हम आगे झुक जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? भाई न्यूटन की गति के 3 नियम है, तो उसमें से कौन सा नियम जो है जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा जड़त्व की जो है व्याख्या की जाती है। इनर्शिया की व्याख्या प्रथम नियम के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़िए आगे की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, यानी कि जो आपके वस्तु है उसका जड़त्व है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली किस पर निर्भर करता है? तो वह प्रत्यक्ष रूप से द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि जड़त्व सदैव द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्व का जो नियम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जड़त्व का जो नियम है वो सबसे पहले न्यूटन महोदय ने नहीं दिया, गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। लेकिन बाद में जड़त्व के जो बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी या जो विस्तृत नियम दिया वो न्यूटन महोदय के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है आपको पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नियम है वो दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया है न्यूटन महोदय के द्वारा। ठीक, यह नियम भी इन्होंने अपनी पुस्तक
प्रिंसिपिया में दिया है। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हर वस्तु जो है, पृथ्वी जो है क्या करती है, हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू बताई गई है वो बताई गई है F बराबर क्या दोस्तों, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, m1 और m2 जो है वो वस्तु के द्रव्यमान है और r जो है उन दोनों के बीच की दूरी है। तो F बराबर G m1 m2 अपन r स्क्वायर से आप गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच कितना लिख रहा है वो हम पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये नियम क्या कहता है कि पृथ्वी हमेशा हर वस्तु को अपनी ओर खींचेगी और इसके अंदर जो हमारा ये G कांस्टेंट आ रहा है, इस G की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो वो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो G जो कि है गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसका मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर है। तो रेखीय संवेग संरक्षण जो नियम है या रेखीय संवेग संरक्षण जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, तो रेखीय संवेग संरक्षण हमारा किसी के भी बराबर नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं जो रेखीय संवेग संरक्षण है ये न्यूटन के जो आपका द्वितीय नियम है और जो आपका थर्ड नियम है उन दोनों के योग से आता है। ठीक है, किससे आता है, संवेग संरक्षण जो है रेखीय संवेग संरक्षण वो आपके न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के योग से आता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है रॉकेट का ऊपर जाना। तो रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसके अंदर जो सिद्धांत लग रहा है वह सिद्धांत यही है संवेग संरक्षण का। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट से या उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, बताओ भाई, ये लिफ्ट का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो बहुत ही सावधानी से पढ़ते हुए फिर आप आंसर दीजिएगा। ठीक, पहले आप इसके अंदर अलग अलग जो केस है उनको लिख लीजिए। पहला केस है ऊपर जाती हुई लिफ्ट में आभासी भार। ठीक है, तो जो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है उसमें आभासी भार जो होता है वो कितना होता है, वो होता है वास्तविक भार कितना है उस ऑब्जेक्ट का और उसमें साथ में जुड़ जाता है उसका द्रव्यमान गुणा उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, यानी उस वस्तु का त्वरण कितना है, मतलब सॉरी लिफ्ट का त्वरण कितना है। दूसरा आप लिखेंगे नीचे आती हुई लिफ्ट में आभासी भार। ठीक है, तो लिफ्ट में जब आपके नीचे की ओर आ रही है तब आभासी भार क्या होगा, तो तब आपका आभासी भार हो जाएगा वास्तविक भार, यानी उस वस्तु का वास्तविक भार कितना है उसमें से माइनस हो जाएगा द्रव्यमान गुणा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका है, तो एक्सेलरेशन आपके है लिफ्ट का। समझ में आ गई बात, क्लियर है आपके सामने। अब दोस्तों देखिए, अगर ये तो दो केस कब है, जब लिफ्ट जो है दोस्तों आपके क्या हो रही हो, अरे भाई साहब क्या हो रही हो, त्वरण के साथ में ऊपर नीचे हो रही हो। लेकिन अगर थर्ड केस लेते हैं
ए बराबर हो जाए आपके 0, तो आभासी भार जो है वो इक्वल हो जाता है किसके? अरे आभासी भार इक्वल हो जाएगा वास्तविक भार के, चाहे तो लिफ्ट ऊपर जाए चाहे तो लिफ्ट नीचे आए। समझ में आ गई बात? तो तब देखिए पहला केस, जब आप ऊपर जा रहे हो तो आभासी भार होगा वास्तविक भार प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब जब ऊपर जा रही है तो भार जो है वस्तु का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर नीचे की ओर आ रही है स्थिर वेग से, स्थिर वेग का मतलब तो क्या है? ए 0, और स्थिर वेग के अंदर तो आपके आभासी भार और वास्तविक भार बराबर होता है, मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो टाटा बाय बाय हो जाएंगे। अब बचे आपके कौन से? सी और डी ऑप्शन। तो ऊपर जाती हुई लिफ्ट में भार जो है बढ़ रहा है और नीचे आती हुई लिफ्ट में भार घट जाता है, तो हमारी लिफ्ट ऊपर की ओर जानी चाहिए लेकिन त्वरित होते हुए जानी चाहिए। अगर स्थिर वेग के साथ जाएगी तो ए 0 हो जाएगा, और ए 0 होगा तो आपका भार जो है वो आभासी भार और आपका वास्तविक भार बराबर ही होगा, यानी भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये लिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है आप लोग अच्छे से समझ करके याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी पिंड के, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? यानी कि आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में बताना है जो वस्तु अगर सीधी रेखा में विराम या फिर या तो सीधी रेखा में रुकी हुई है या फिर एक समान गति के साथ जा रही है, और अगर आप उसमें कोई परिवर्तन करोगे तो उस परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी, यानी उस परिवर्तन को रोकने का प्रयास करेगी, उसे हम कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, क्योंकि जड़त्व के कारण ही जो पिंड है, जो वस्तु है, अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। अगर वह स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और अगर वह गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन महोदय के द्वारा ही दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही अधिक आपको जो है बल लगाना पड़ेगा, उसमें छोटा सा भी परिवर्तन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा भारी है उतना ज़्यादा उसमें जड़त्व होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किसी पिंड का वेग जो है वो क्या कहलाएगा? समरूप, यानी समान है, बदल नहीं रहा है। कब बताइए? तो वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग की दिशा नियत रहे, दोनों नियत रहे, दोनों परिवर्तनशील हो। भाई परिवर्तनशील है तब तो आप उसको कुछ कहोगे ही नहीं, ठीक है। और अगर उसकी दिशा भी अलग है तो आप उस वेग को समरूप नहीं कह सकते, यानी कि आपके केवल ना तो दिशा से कुछ होगा ना केवल वेग से कुछ होगा। जब दोनों के दोनों आपके नियत हो, दिशा और मान, तब आप जो है उस वेग को क्या कहोगे? समरूप कहोगे या एक समान कहोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाई देखो दिशा से क्या फर्क पड़ेगा? अगर इस तरफ जा रही है तो प्लस हो जाएगी, इधर आ रही है तो नेगेटिव हो जाएगी, तो दोनों की वैल्यू में तो अंतर आ गया, और अंतर है अगर तो फिर वो समरूप कैसे? इसलिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे सामने, और वो थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है मैंने, कोई बड़ा मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं लिया, बहुत ही छोटा सा अच्छा सा न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल है कि m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है। मतलब ये आपके सामने मान लो ऐसे बेटा एक दीवार दे दी, क्या दे दी? दीवार। इससे जो है आपने सपोज करो इस बॉल को क्या करवा दिया? टकरा दिया ऐसे। ये बॉल जो टकराती है इसका द्रव्यमान तो है m और वेग जो है वो है v। ठीक है, टकरा गई है और उसी चाल से वापस आता है, यानी जब वापस आ रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या है?
v ही है। तो पिंड के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। और आपको बता दूं, अगर द्रव्यमान में तो कोई टकराने से चेंज होगा नहीं, ठीक है। आपको ये नहीं मानना है कि वो टूट गया, नहीं टूटेगा वो, क्लियर है। अब देखो, जब वस्तु जा रही है, जो मैं 1 नंबर लिख रहा हूं और ये 2 आ रही है, ठीक। तो जब वस्तु जा रही है, पहला केस हो रहा है, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, संवेग। तो तब संवेग हो जाएगा आपके मास यानी कि m गुणा v। अब अगर इस तरफ जाते हुए v को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसके अपोजिट आते हुए को हम लेंगे नेगेटिव। तो ये हो गया संवेग कितना, mv। अब अगर दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, यानी वो जब वापस जा रहा है, तब संवेग क्या होगा दूसरे केस में। तो दूसरे केस का संवेग हो जाएगा आपके, द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा, वेग हो जाएगा -v। तो ये बन जाएगा -mv, ठीक है। तो परिवर्तन का मतलब तो क्या होता है, आप अंतर निकालिए दोनों का। तो अंतर क्या हो जाएगा, mv माइनस ऑफ -mv, यानी कि 2mv। समझ में आ गई बात। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्लियर है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 2mv वेग के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 सेकेंड संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका संवेग यानी मोमेंटम कितना है दोस्तों, अरे कितना है, 2 न्यूटन सेकेंड है, और द्रव्यमान है उसका 3 किलोग्राम। तो आपको निकालना है गतिज ऊर्जा। आपको बता दूं कि गतिज ऊर्जा किसी भी पिंड की होती क्या है, तो गतिज ऊर्जा होती है आपके 12 mv²। ये होती है दोस्तों, ये तो पता है आपको, बिल्कुल। अब आपको पता है ये भी कि संवेग बराबर होता है mv, ठीक है। चलिए, संवेग कितना दे दिया आपको, 2, m कितना दे दिया, 3, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो v आ गया और हमारे पास m ऑलरेडी था ही। तो आपके गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के कितना हो जाएगा, 12 × m हो जाएगा 3 गुणा v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9। काटा पीटी मचाओ रे बेटा, काटा पीटी से ये हो जाएगा इधर 2, ये 3 से हो जाएगा इधर 3। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी कितनी दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 2/3 जूल। समझ में आ गई बात, क्लियर है आपके। तो 2/3 जूल कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन। तो 35वें का आंसर क्या हो गया दोस्तों, हमारे बी ऑप्शन। कितना आया है, 2/3 जूल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम जो है आगे के वीडियोस में इससे नेक्स्ट जो लेवल के क्वेश्चंस है और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, नेक्स्ट टॉपिक है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। आज ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप ये चाहते हैं कि डेली ये क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई जाए, तो बिल्कुल हम आप लोगों को ये क्लासेस डेली अवेलेबल करवाएंगे। अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहा तो साथ ही साथ ये PDF अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो दोस्तों देखिए, हमें खुद को जो है ये PDF परचेज करनी पड़ती है। मतलब हम जो है सॉफ्टवेयर जिससे बना रहे हैं वहाँ हमें भी पे करना होता है। तो आपको ये जितने भी क्वेश्चंस है पूरे के पूरे टॉपिक वाइज आपको 50+ हर टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको PDF परचेज करनी है तो आप जो है व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिएगा, ये आपका स्क्रॉल नंबर पे चल रहा है, तो वहाँ पर आप जो है मैसेज करिए, आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय।